हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल खंडेलवाल है। और जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस जो है एडवांस मैथ्स के, वो क्वेश्चंस अपन कर रहे थे। तो पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा दिया है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 11 तक क्वेश्चंस कल किए थे। डेली अपनी 10 बजे सुबह 10 बजे डेली अपनी क्लास लगती है, सभी लोग आ जाए करें। तो पार्ट 1 में मैंने आपको 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं। आगे इसी सेशन को मैं कंटिन्यू करता हूं। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, अपन क्या देखने जा रहे हैं इस सेशन में। एडवांस मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले साल के पेपर में, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया और स्टैटिक्स को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो एनटीपीसी ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। और उन क्वेश्चंस को तो हम करेंगे ही करेंगे, उनका बेटर सॉल्यूशन तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उसके साथ उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी थ्योरी होगी उस थ्योरी को भी हम इसके साथ पढ़ेंगे। क्लियर? तो आ जाइए सभी लोग जल्दी। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो 11 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन को देख लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई करना है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब मैं अगर साइन थीटा को वहां ले जाता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सेम एक बार अगर मैं कॉस को ले जाता हूं तो यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। तो इसका मतलब जो मेरे से पूछा गया है, मेरे से पूछा गया है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही क्वेश्चन है। तो मेरे को बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट तो चल ही रहा है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो डिवाइड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि मैंने कल भी आपको बताया था कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये रूट में आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और रूट से स्क्वायर को हटाऊंगा तो क्या बचेगा, केवल कॉट थीटा। तो आंसर भी क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। तो देखिए कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बता ले, अभी भी कह रहा हूं बेटा, जहां भी आप बैठे हो एक प्रॉपर कॉपी बनाइए, जितने भी फॉर्मूले लिखा रहा हूं सारे फॉर्मूलों को आप एक कॉपी में लिखते जाइए, और लास्ट में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एडवांस मैथ्स की एक खास बात होती है, जब तक आती नहीं है, जब तक आती नहीं है, लेकिन एक बार आ जाएगी ना तो जाएगी नहीं, और पूरे में से पूरे नंबर दिला के जाएगी, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? चले आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा हूं, आप एक बार ध्यान से देखें, मैं हिंदी में समझा दूंगा। उसने लिखा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल का मीनिंग होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है देखें जरा, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आपके रेलवे में पूछे जा चुके हैं। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, और समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जी, समद्विबाहु का मतलब जिसकी टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो बताइए मेरे को, अगर मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूं जिसमें एक कोण तो क्या बन गया, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कड़ होता है, ये अपन जानते हैं। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कड़ होता है। ये बचा लंब और ये क्या बचा, आधार। अब मेरे को ये बताइए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में पहली बात तो समकोण होना चाहिए, तो 90 डिग्री हो गया।
समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। अब कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा होता है, तो जो दो भुजा बराबर होंगी वो यही तो होंगी। तो इसको मैं मान के चलो स्मॉल ए बोल देता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अब ध्यान से समझें। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण तो 90 डिग्री का हो और उसकी लंब और आधार की जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या हो, बराबर हो। कर्ण बराबर हो नहीं सकता क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। जो हाइपोटेनियस होता है, जो कर्ण होता है, उस भुजा का मान सबसे ज्यादा होता है। तो कर्ण तो कभी किसी के बराबर हो नहीं सकता, तो लंब और आधार क्या होंगे, बराबर होंगे। अब लंब और आधार आपस में बराबर हैं, तो इसको मान लिया स्मॉल ए, इसको भी मान लिया स्मॉल ए। अब मेरे को क्या बोला है, व्हाट इज द मेजर ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो अगर मैं ये जानता हूं क्या, त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो आपस में कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमेशा 45 होगा और ये भी कितना होगा, 45 होगा। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आता है। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या आता है, 180 आता है। भाई 45 और 45 90 और 90 और 90 180 होगा। क्लियर। तो ध्यान रखें, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो उसकी यही प्रॉपर्टी होगी, लंब और आधार आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो याद रखें, लंब और आधार क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो त्रिभुज बनेगा उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, बाकी दो एंगल जो होंगे वो हमेशा कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के। बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, इन दो बातों को याद रखो, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। तो टू इक्वल एंगल्स तो दो समान एंगल कितने हैं, देखो 45 डिग्री है या नहीं है। तो इसका मतलब जो समान एंगल हैं उनका मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 45 डिग्री आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बता ले। तो ध्यान रखें, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेगा तो लंब और आधार आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों कोण हमेशा कितने के होंगे, 45 के। ये 45 क्यों हुआ, क्योंकि त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। उतार लीजिए। तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। पता है एनटीपीसी ग्रुप डी में बेटा सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं एडवांस मैथ्स में, तो आप जितनी भी कॉन्सेप्ट है ना सबको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। क्लियर। नेक्स्ट, और यहीं से आपके क्वेश्चन टकराएंगे, ध्यान रखना। देखो सीधा सीधा थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, विच इज द फॉलोइंग आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, समपूरक कोण। देखो दो तरह के कोण होते हैं, दोनों तरह के कोणों में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। एक तो होता है पूरक कोण, जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश हिंदी दोनों में अपन पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और एक होता है आपका समपूरक कोण। एक होता है आपका समपूरक कोण, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो। सबसे पहले अपन देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं ऐसे दो कोण जिसमें दोनों कोणों का योग हमेशा किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। और समपूरक कोण वो होते हैं जिसमें दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, आपके समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। क्लियर। तो देखो उसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या सही होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दोनों कोणों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो बताइए जरा, दोनों कोणों का योग एंगल्स टोटलिंग 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। अगर उसने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोण के बारे में पूछा होता तो ऑप्शन नंबर क्या आता, डी आता।
तो ध्यान रखें, इसके ऊपर भी रेलवे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी इन फ्यूचर भी सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। पूरक कोण और संपूरक कोण। तो पूरक कोण याद रखें, ऐसे दो कोण जिसमें दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। और संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग किसके बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो। अब बच्चों को यह बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर उल्टा कर देते कई बार कि वो पूरक में तो 180 डिग्री कर देते हैं और संपूरक में 90 कर देते हैं। तो कई स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, क्लास में भी कई स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं। तो देखो जरा इस गलती को कैसे हम याद रखेंगे वो देखें। सबसे पहले हिंदी वालों के लिए देखें, पूरक शब्द है और ये संपूरक शब्द है। तो पूरक शब्द छोटा है भाई, लिखने में छोटा आ रहा है ये, और संपूरक शब्द क्या आ रहा है, लिखने में बड़ा आ रहा है। संपूरक शब्द लिखने में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो छोटे के लिए छोटा वाला एंगल होगा और बड़े के लिए बड़ा वाला एंगल होगा। क्योंकि बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि पूरक कोण में दोनों का योग 90 डिग्री था या 180 डिग्री था, संपूरक में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री था या 180 डिग्री था। बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है। तो आप याद रखें, छोटे के लिए छोटा वाला और बड़े के लिए बड़ा वाला। ये तो बात हो गई हिंदी मीडियम वालों की। इंग्लिश मीडियम वाले नाराज मत होना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ट्रिक बताता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सी से स्टार्ट होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स एस से स्टार्ट होता है। तो वर्णमाला में पहले सी आता है या पहले एस आता है, पहले सी आता है। तो जो पहले आता है उसके लिए पहला वाला एंगल 90 डिग्री और जो बाद में आता है उसके लिए बाद वाला एंगल 180 डिग्री। क्लियर? तो अब कैसे भी याद रखें, छोटे के लिए छोटा वाला, बड़े के लिए बड़ा वाला, या सी पहले आता है तो छोटा वाला एंगल और एस बाद में आता है तो बड़ा वाला एंगल। और इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंपोर्टेंट लिख लेना। और प्रॉपर आप एक कॉपी बनाते चलिए। डेली मेरी 10 बजे क्लास होती है बेटा, डेली अपनी 10 बजे क्लास हुआ करेगी, तो प्रॉपर एक कॉपी बना देना। कम से कम 1-1.5 महीने तक अपन इस क्लास को रन करने वाले हैं। क्लियर? डेली क्लास होगी एडवांस की, और प्रॉपर एक कॉपी बना लेना, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। क्लियर? अब देखो यहां पर संपूरक कोण के बारे में पूछा था, लेकिन अपन ने पूरक कोण के बारे में भी देख लिया। तो सबसे बढ़िया होता है पढ़ने का तरीका, जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको तो अपन करें ही करें, प्लस उनके साथ उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है ना, वो सारी थ्योरी भी अपन पढ़े। क्लियर? चलो, तो याद रखें, पूरक का मतलब 90 डिग्री और संपूरक का मतलब 180 डिग्री। यहां पर पूछा है संपूरक, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखें। उसने बोला आ 7 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड। पॉलीगॉन को बोलते हैं बहुभुज। अब बहुभुज में देखो कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखो। तो बहुभुज होता क्या है, सबसे पहले तो देखो आपको यही पता होना चाहिए भाई। क्वेश्चन का आंसर तो अपन बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखो यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आता ही आता है, इंपोर्टेंट डाल लेना इसको। बहुभुज होता है तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछली बार एनटीपीसी में, आगे भी वो क्वेश्चन आ जाएगा कि एक बहुभुज में, एक पॉलीगॉन में, एक पॉलीगॉन में, एक बहुभुज में न्यूनतम कितनी भुजाएं होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बहुभुज में, आप जहां भी बैठे हो अपना आंसर टाइप करके मेरे को बताएं जल्दी। एक बहुभुज में न्यूनतम कितनी भुजाएं होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बहुभुज में न्यूनतम कितनी भुजाएं होती हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखना, बहुभुज क्या होता है, एक बंद आकृति होती है। ऐसे याद रखें, बहुभुज क्या होता है, एक बंद आकृति। और बंद आकृति हमेशा मिनिमम 3 रेखाओं से ही तो मिलके बनेगी भाई। 3 रेखाएं होंगी तभी तो वो आकृति बंद होगी। 2 रेखाओं से कोई आकृति बंद हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब बहुभुज के लिए न्यूनतम कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 3। एक क्वेश्चन तो आपका ये पूछा गया था। देखो पर मैं पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, बहुभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे। तो एक तो यही क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा भी गया था एनटीपीसी ग्रुप डी में कि बहुभुज के लिए न्यूनतम कितनी भुजाएं होनी चाहिए। तो याद रखें, बहुभुज के लिए न्यूनतम कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 3 भुजा होनी चाहिए। तो बहुभुज की परिभाषा क्या बन जाएगी, बहुभुज की परिभाषा बन जाएगी 3 या 3 से अधिक। ध्यान से सुनना, 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक
तीन या तीन से अधिक भुजाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को अपन क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। तो परिभाषा में एक क्वेश्चन छिपा हुआ था कि उसमें न्यूनतम कितनी भुजा होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। आंसर क्या होगा उसका? 3। अब इसमें देखो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि n होता है भुजाओं की संख्या। जहां भी n यूज करूंगा उसका मतलब होगा भुजाओं की संख्या। n क्या है आपका? भुजाओं की संख्या। अब देखो यहां पर कई बार पूछा जा चुका है कि भाई n बराबर 3 होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? कि n बराबर अगर 4 होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? n बराबर 5 होगा तो क्या बोला जाएगा? n बराबर 6 होगा तो क्या बोला जाएगा? n बराबर 7 होगा तो क्या बोला जाएगा? n बराबर 8 होगा तो क्या बोला जाएगा? सेम n बराबर 9 होगा तो क्या बोला जाएगा? और n बराबर 10 होगा तो क्या बोला जाएगा? ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो ध्यान रखें। n बराबर 3 अगर होगा, n बराबर 3 होगा तो उसको क्या बोला जाता है? त्रिभुज बोला जाता है। सभी को पता है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज कहलाता है। n बराबर 4 होगा उसको चतुर्भुज बोला जाता है। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है। n बराबर 5 होगा तो उसको पंचभुज बोला जाता है। अभी हिंदी में बोल देता हूं फिर इंग्लिश में लिख दूंगा। n बराबर 6 होगा तो उसको षष्टभुज बोला जाता है। n बराबर 7 होगा उसको सप्तभुज बोला जाता है। ये सभी आप कॉपी में नोट डाउन कर लेने, थ्योरी है इसकी। n बराबर 8 होगा तो इसको अष्टभुज बोला जाता है। n बराबर 9 होगा तो इसको नवभुज बोला जाता है। और n बराबर 10 होगा तो इसको दसभुज बोला जाता है। तो ये तो हो गई इसकी हिंदी वाली मीनिंग। तो n बराबर 3 को त्रिभुज बोलेंगे, n बराबर 4 को चतुर्भुज, n बराबर 5 को पंचभुज, n बराबर 6 को षष्टभुज, n बराबर 7 को सप्तभुज, n बराबर 8 को अष्टभुज, n बराबर 9 को नवभुज और n बराबर 10 को दसभुज। इंग्लिश में देखो इसको ट्रायंगल बोलते हैं अपन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। या फिर सीधा सीधा हिंदी लिख लीजिए, हेक्सागोन देखो लिखा हुआ है षष्टभुज लिखा हुआ है। ऑक्टागोन को बोलते हैं अष्टभुज, नोनागोन को बोलते हैं नवभुज। जैसे कि नाम से पता चला है, नोनागोन को बोलते हैं नवभुज, और हेप्टागोन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सप्तभुज। हेप्टागोन को क्या बोला जाता है? सप्तभुज बोला जाता है। तो n बराबर 7 होगा तो उसने यही बोला, देखो आ 7 साइडेड पॉलीगॉन, ऐसा बहुभुज जिसकी 7 भुजाएं हों। तो जिसकी 7 भुजाएं हैं उसको क्या बोला जाएगा? सप्तभुज। और सप्तभुज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हेप्टागोन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हेप्टागोन बोला जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हेप्टागोन। भाई सीधा सीधा पूछ लेगा n बराबर 8 के लिए क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा ऑक्टागोन अष्टभुज। n बराबर 9 के लिए क्या बोला जाएगा? नोनागोन नवभुज। n बराबर 6 के लिए क्या बोला जाएगा? षष्टभुज बोला जाएगा, हेक्सागोन। क्लियर? n बराबर 5 के लिए बोलते हैं पेंटागोन, इसको बोलते हैं पेंटागोन। क्लियर? दसभुज को बोलते हैं डेकागोन। क्लियर? तो यहां से आप सीधा सीधा अपना आंसर निकाल सकते हो। कई बार आपका एसएससी में भी और रेलवे में भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखें, n बराबर 3 के लिए त्रिभुज ट्रायंगल, n बराबर 4 के लिए चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर, n बराबर 5 के लिए पंचभुज जिसको बोलते हैं पेंटागन, n बराबर 6 के लिए षष्टभुज जिसको बोलते हैं हेक्सागोन लिखा हुआ है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बता रहा हूं क्वेश्चन। n बराबर 7 में बोलते हैं सप्तभुज जिसको बोलते हैं हेप्टागोन, n बराबर 8 का अष्टभुज होता है जिसको बोलते हैं आपका ऑक्टागोन लिखा हुआ है, n बराबर 9 नवभुज होता है जिसको बोलते हैं नोनागोन, n बराबर 10 होता है दसभुज जिसको बोलते हैं डेकागोन। क्लियर? तो आप सीधा सीधा इनको याद रखें, यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। तो यहां पर पूछा गया था 7 साइडेड, तो 7 साइडेड का आंसर क्या जाएगा? हेप्टागोन जिसको बोला जाता है सप्तभुज। तो क्वेश्चन हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, मैं दोनों में ही आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि अपनी जो वीडियो है वो ऑल ओवर इंडिया जाती है। क्लियर? अपन केवल राजस्थान के लिए नहीं है, अपन ऑल ओवर इंडिया पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी भी इंग्लिश भी अपन दोनों कंटिन्यू करेंगे। तो आंसर क्या जाएगा? हेप्टागोन। आज क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्या दे रखा है? कॉट ए बराबर दे रखा है 12/5, तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये मेरे से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब देखो कॉट ए बराबर 12/5 दे रखा है।
अब देखो जो भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा होते हैं, इनको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इनको अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। और जब भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात देकर, ध्यान से देखना, एक त्रिकोणमितीय अनुपात देकर कितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, एक त्रिकोणमितीय अनुपात देकर, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है जब भी। और ये क्वेश्चन आ गया था आपका 28 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर? तो कॉट ए बराबर दे रखा है 12/5 और साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का मान मेरे को निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब भी एक अनुपात देकर बाकी किसी भी अनुपात की बात करेगा तो वहां आपको यूज करना है लाल बटे कक्का। आपने बचपन में पढ़ा होगा बच्चों ये वाला लाल बटे कक्का। इसका मीनिंग क्या है, एक बार मीनिंग में आपको बता देता हूं इसका। यहां होता है आपका साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, यहां होता है टेन थीटा, नीचे होता है कॉट थीटा, यहां होता है सेक थीटा और यहां होता है आपका कॉसेक थीटा। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग एक बार मैं आपको बता देता हूं, इसको कैसे यूज करना है वो भी देख लीजिए। जिसने एडवांस कभी भी नहीं पढ़ी है, आशा करता हूं पूरा समझ में आएगा आपको। तो देखो साइन थीटा का मान होगा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मान होगा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का मान होगा लंब बटा आधार, कॉट थीटा का मान होगा आधार बटा लंब, सेक थीटा का मान होगा कर्ण बटा आधार और कॉसेक थीटा का मान होगा कर्ण बटा लंब। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसे आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अब देखो कॉट थीटा बराबर दे रखा है मेरे को, तो कॉट क्या होगा बताइए, आधार बटा लंब होगा, नहीं होगा क्योंकि नीचे आ रहा है देखो कॉट, तो कॉट थीटा क्या होगा आधार बटा लंब, तो ये हो गया आधार और ये क्या हो गया लंब। अब हमेशा जब भी आपको एक अनुपात दे के बाकी अनुपात का मान पूछेगा तो हमेशा आप एक त्रिभुज ड्रॉ करें, हमेशा एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करें। ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये क्या आता है आपका आधार होता है। क्लियर? अब यहां पर आपको वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो आधार का मान कितना रख दिया 12, इसका मान आ गया 12 और लंब का मान कितना है 5, इसका मान कितना है 5। तो मैंने कल आपको ट्रिपलेट बताया था और उम्मीद करता हूं आप एक प्रॉपर कॉपी बना रहे होंगे। प्रॉपर कॉपी बनाओगे तभी आपको मजा आने लगेगा क्लास में। मैंने कल ट्रिपलेट बताया था 5 12 के साथ तीसरी भुजा कौन सी होती है 13 होती है, याद है 5 12 13 3 4 5 6 8 10 ट्रिपलेट बताया था मैंने कल आपको। बाकी अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो पाइथागोरस थ्योरम से भी इसका मान निकाल सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वहां से भी क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब मेरे से क्या पूछा गया है वो देख लीजिए बस। अब मेरे से पूछा गया है साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई है, जी मेरे से क्या पूछा गया वो देख लो, साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए के, यही पूछा गया है मेरे से। अब देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो तरीका है कि आप साइन का मान निकालो, साइन होता है लंब बटा कर्ण और लंब और कर्ण का मान रखो, फिर कॉस का मान निकालो वो होता है आधार बटे कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण रखो, और कॉसेक का मान निकालो वो होता है कर्ण बटा लंब और उसका मान रखो। दूसरा तरीका है सीधा सीधा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे किया, साइन ए प्लस कॉस ए, और कल मैंने आपको बताया था जो कॉसेक ए होता है वो किसका उल्टा होता है, वो साइन का उल्टा होता है। तो इसको मैं 1/sin ए ले सकता हूं क्या। मैं देखो दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके बताऊंगा। एक तो तरीका है कि लाल बटे कक्का से आप वैल्यू निकालें। भाई प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं आपको थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं जिससे कि ये कहीं ना कहीं आपके काम आए। क्वेश्चन करना ही मेन मोटो नहीं है, अपन थ्योरी भी पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1/sin ए, तो साइन ए का दोनों जगह डिवाइड कर देता हूं तो ये आ गया साइन ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए। अब साइन से साइन कट गया तो 1 प्लस और कॉस बटे साइन कितना होता है, कॉट ए होता है कि नहीं होता बताइए जरा, कॉट ए होता है कि नहीं होता। अब कॉट ए का मान तो दे ही रखा है उसने 12/5, अब रख दीजिए आंसर आ गया सीधा। तो 1 प्लस 12/5, तो 5 एलसीएम ले लिया तो 5 प्लस 12 कितना हो जाएगा 17, तो आंसर क्या आ जाएगा 17/5। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी। तो एक तो तरीका था कि आप लाल बटे कक्का से साइन ए का मान निकालते, जैसे मैं साइन ए का मान निकाल के दिखा देता हूं। हो सकता है क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछ ले कि कॉट ए बराबर इतना है तो साइन ए का मान निकालिए, केवल यही पूछ ले आपसे।
क्लियर? तो अगर साइन ए का मान इसमें पूछा होता तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है यहां पर 5 और कर्ण का मान कितना है 13, तो साइन ए का मान कितना आ जाता 5/13। अगर ये पूछा होता तो ये आंसर आ जाएगा। सेम अगर देखो कॉस ए का मान अगर उसने अलग से पूछा होता तो कॉस ए कितना होता है बताइए जरा, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है 12 और कर्ण कितना है 13, तो ये आ जाएगा। और कॉसेक ए का अगर मैं मान निकालूं तो कॉसेक ए साइन का उल्टा होता है कि नहीं होता, कल मैंने बताया था। तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो 5/13 का उल्टा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 13/5। हो सकता है कि आप इन तीनों वैल्यू का मान सीधा यहां रखोगे तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन यहां पर सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है इसलिए अपन ने सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लिया है। उताला है। बाकी मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ फाइल दे दूंगा, विद सॉल्यूशन पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आप इसको उतारिए, फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूं। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप उसको सर्च कर सकते हो। डेली अपनी 10 बजे क्लास होती है, तो 10 बजे सभी लोग आ जाए करें। बहुत ही शानदार सीरीज मैंने स्टार्ट की है आप लोगों के लिए। एनटीपीसी में और ग्रुप डी में जितने भी एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम अब स्टार्ट कर दिए हैं करना। कल हमने 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन कर लिए थे और 12 से आज हम कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। और अभी भी कह रहा हूं बेटा, कई बच्चे कहते हैं कि सर थ्योरी भी पढ़ाइए, थ्योरी में इसके साथ ही पढ़ा रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन था, अब इसके साथ देखो ये क्वेश्चन अगर मैं चाहता तो ऐसे सॉल्व करा देता, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ा दी है। क्लियर? तो क्वेश्चन तो अपन करेंगे ही करेंगे, प्लस क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी अपन कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप लोगों से मैं केवल एक ही वादा चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ केवल एक ही वादा कीजिए कि आप प्रॉपर कॉपी बनाओगे। जहां भी दिक्कत होगी मैं हूं, व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रखा होता है, आप वहां मेरे को व्हाट्सएप करें, कोई इश्यू नहीं है कभी भी। क्लियर? लेकिन एक बार अपनी कॉपी बनाएं, सारे फॉर्मूलों को आप एक जगह लिखते चलें, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आने लगेगा। 3-4 क्लास बाद आपकी ऑलमोस्ट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको ऑटोमेटिक मजा आने लगेगा और आप बोलोगे अरे सर इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं क्या, चुटकियों में क्वेश्चन कराऊंगा, चुटकियों में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कल भी देखो मैंने इसके ऊपर फॉर्मूला बताया था। देखो वही क्वेश्चन पैटर्न रहते हैं बेटा, एडवांस में एक्चुअली फॉर्मूले फिक्स है बिल्कुल। क्लियर? तो पैटर्न फिक्स रहता है बिल्कुल। अगर आपको समझ में आ गया ना, सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू रखा है 25। अब मेरे को बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कल अपन ने देखा था क्या बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या चल रहा है ए प्लस बी, और ये किसके बराबर चल रहा है 25 के बराबर चल रहा है। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया तो ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 25। और देखना यही पूछा है क्या, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 28 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में 28 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में। उतार है। तो बेसिक अगर क्लियर है ना आपका, मेरा मानना है रटो मत कभी भी। अगर मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, सारे क्वेश्चन हवा में निकाल दोगे, हवा में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे से पूछा गया है फिल इन दी ब्लैंक्स, मतलब यहां पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं x मान लू क्या, तो x का मान निकालना है मेरे को। चूंकि दे रखा है मेरे को साइन a बराबर x मान लिया मैंने इनटू कॉस a। अब मेरे को किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, क्योंकि जो फिल इन दी ब्लैंक्स है वहां पर मैंने x मान लिया है। तो x निकालने के लिए cos को नीचे अगर ले जाता हूं तो साइन a बटे कॉस a बराबर x, और साइन बटे कॉस कितना होता है tan a होता है। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो tan a बराबर क्या आ गया x, तो x का मान कितना आ गया tan a। तो x का मान कितना आ गया tan a, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। बता लें। सीधा सीधा आप आराम से कर सकते हो, बस बेसिक फॉर्मूला को याद रखो। और कल मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, अगर आपने कॉपी बना रखी होगी ना, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। tan a बराबर बताया था मैंने साइन a बटे कॉस a। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है एक बार देखो जरा। इफ एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज, आर इन द रेशो 3, 5, 3, 5, 9, 13, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। तो उसने मेरे को दे रखा है कोई भी चतुर्भुज है जिसके
एंगल्स हैं वो अनुपात दे रखा है, कोई भी चतुर्भुज है जिसमें कोणों का अनुपात दे रखा है 3:5:9:13, ये दे रखा है। और मेरे से पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल 13 के बराबर ही तो होगा। लार्जेस्ट एंगल किसके बराबर होगा? 13 के बराबर होगा। अब देखो जरा, तो अपन जानते हैं सीधा सीधा कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग किसके बराबर होता है? बताइए जरा। 180 तो होता है त्रिभुज में, और चतुर्भुज में कितना होता है? 360। तो इसका मतलब इन चारों का योग, इन चारों का योग किसके बराबर आना चाहिए? 360 के बराबर आना चाहिए। भले आप x मान लीजिए, 3x, 5x, 9x, 13x, और इसका योग किसके बराबर आना चाहिए? 360 के बराबर आना चाहिए। तो देखें, 5 और 3 8, 9 और 8 17 और 13 कितना हो गया? 30। तो 30 आ गया 360 के बराबर। तो इसलिए एक इकाई किसके बराबर आ जाएगी? ये 0 से 0 कट गया, ये इससे कट गया 12 बार। तो एक इकाई किसके बराबर आ गई? 12 के बराबर आ गई। अब मेरे से पूछा है लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल का मतलब जो सबसे बड़ा वाला एंगल है। तो सबसे बड़ा वाला एंगल किसके बराबर है? देखो 13 के बराबर है। तो जब एक इकाई 12 के बराबर आ गया, तो 13 इकाई अगर निकालूंगा तो 13 इंटू 12 नहीं कर दूं क्या? बताइए जरा। 13 इंटू 12 कर दूं नहीं कर दूं? बताइए जरा। तो 13 इंटू 12 करूंगा तो 130 और 26, यह आ जाएगा 156। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। भाई अगर त्रिभुज का दे रखा होता तो त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जबकि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब जो चारों कोण दे रखे थे, इनका मैंने योग किसके बराबर कर दिया? 360 डिग्री के बराबर कर दिया। तो 5 और 3 8, 9 और 8 17 और 13, 30 बराबर 360। तो एक बराबर आ गया 12। तो एक इकाई का मान कितना आ गया? 12। अब उसने पूछा है लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल कितना है? देखो जरा, 13 है या नहीं है? तो जब एक इकाई 12 के बराबर है तो 13 इकाई निकालूंगा तो 13 इंटू 12 कर दूं, इट मींस ये आ जाएगा 156। तो आंसर भी क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी, 156 उतार ले। और अगर आप ऐसे भी नहीं करते ना, तो एक सेकंड में क्वेश्चन करना बताता हूं। एक सेकंड में कैसे हो जाता क्वेश्चन। अगर आप ऐसे भी नहीं करते ना, तो एक सेकंड में क्वेश्चन देखो कैसे होगा। आपको पूछा उसमें लार्जेस्ट एंगल, और लार्जेस्ट एंगल 13 के बराबर है। लार्जेस्ट एंगल किसके बराबर है? 13 के बराबर है। तो 13 का जिसमें भाग जाएगा वही आंसर होगा मेरा। 13 का जिसमें भाग जाएगा वही आंसर होगा। तो 13 का भाग देखो 165 में जाता है क्या? 13 का भाग नहीं जाता। 13 का भाग 180 में जाता है क्या? नहीं जाता। 13 का भाग 190 में जाता है क्या? नहीं जाता। तो बचा कौन सा? 156। तो आंसर क्या गया? 156। तो भाई एक सेकंड में क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया? देखो, तो देखो आपको मेथड भी मैंने बताया और सीधा सीधा शॉर्टकट मैंने बताया। भाई ये अनुपात दे रखा है और लार्जेस्ट एंगल मेरे को दिखाई दे रहा है 13 ही है। तो 13 का जिसमें भाग जाएगा वही आंसर होगा, और 13 का भाग केवल एक ही ऑप्शन में जा रहा है 156। तो सीधा इसी को टिक कर देना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि ध्यान रखना समय भी आपको बचाना है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था एनटीपीसी में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? तो ऐसा नहीं हो कि लास्ट में समय ही ना बचे। तो समय को कैसे बचाओगे वो भी आपको आना चाहिए। तो मेथड तो मैंने बता ही दिया है, प्लस सीधी सीधी ट्रिक भी अपन ने यूज कर ली है। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, उसने पूछा है फाइंड द मीन। तो मीन क्या होता है? देखो 3 होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा। अभी इसने मीन की बात की है तो इसको अपन बोलते हैं माध्य। मीन होता है आपका माध्य। माध्य को हम औसत भी बोलते हैं। वो आपको कोई भी नाम दे देगा, या तो मीन दे देगा, या माध्य दे देगा, या औसत दे देगा। तीनों ही बात एक जैसी हैं। तीनों ही बात क्या है? एक जैसी हैं। तो उसने बोला है फाइंड द मीन, औसत निकालिए द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स होते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाए। तो सबसे पहले 6 प्राइम नंबर्स आप लिख लीजिए। पहली प्राइम नंबर हो गया 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा प्राइम नंबर 5, चौथा प्राइम नंबर 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो इन 6 प्राइम नंबर्स का मेरे को क्या चाहिए? एवरेज चाहिए।
तो इन 6 प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालना होता है, तो इनका औसत मेरे को चाहिए भाई। माध्य या मीन या औसत या एवरेज, सारी बात क्या है, एक समान होती हैं। सभी के फॉर्मूले क्या हैं, एक ही हैं, नाम अलग अलग है, बाकी चीज एक ही है आपकी। तो इन सबका औसत चाहिए, तो औसत निकालने का तरीका होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सभी को आप एक बार जोड़ दोगे क्या, और डिवाइड कितना कर दोगे, 6 कर दोगे, नहीं कर दोगे भाई? कितने राशि हैं, 6 राशि हैं, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28 और 13 41। तो आंसर क्या जाएगा, 41 बटा 6। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 41 बटा 6। ध्यान रखना, एक आपका रेलवे में देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये आगे आएगा क्वेश्चन, ये आपका पिछली बार रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा गया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। एक को मत करिए ना, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा सीधा आंसर आप टिक करके आ सकते थे। तो यहां पर ध्यान रखें, मीन कहीं आएगा तो उसका मतलब होता है हिंदी में माध्य, इसको औसत भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, सब एक ही बात है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो यहां से आंसर आ गया 41 बटा 6। बता लें, देखो प्रॉपर अपन क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं, प्लस इसकी थ्योरी भी अपन देखते चल रहे हैं। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, जो भी आपके चाहने वाले हैं, जिसको भी आप चाहते हो, जिसके आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उन तक मेरी आवाज को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जिसको एडवांस मैथ्स की आवश्यकता है, मेरी आवाज वहां तक जरूर जानी चाहिए, और वो काम आप लोग ही करोगे मेरा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। देखो 21, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी में मैं बोल देता हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बोलता हूं। क्या दे रखा है मेरे को, दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर। कोई आयत है जिसका परिमाप दे रखा है 28 सेंटीमीटर। कोई आयत है जिसका पेरीमीटर दे रखा है 28, और इफ द लेंथ इज 5/2 टाइम्स इट्स ब्रेथ, मतलब जो लंबाई दे रखी है, मैं नीचे लिख देता हूं उनको, यहां पर जो लंबाई दे रखी है, जो लंबाई दे रखी है वो चौड़ाई की कितनी है, 5/2 है। ये मेरे को दे रखा है। लंबाई को बोलते हैं एल लेंथ, और चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं बी। तो जो लंबाई है वो 5/2 इंटू चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले परिमाप क्या होता है वो आप एक बार देख लीजिए। अगर ये लेंथ एल है और ये बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री जो होती है ना, ये होता है आपका पेरीमीटर। तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, 2 इंटू एल, 2 बार आ रहा है तो एल प्लस बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और जो किसके बराबर दे रखा है, 28 के बराबर दे रखा है। तो 2 इंटू एल प्लस बी दे रखा है 28 के बराबर। तो यहां से एल प्लस बी बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। तो इसको डाल दिया इक्वेशन 1 और इसको डाल दिया इक्वेशन 2। भाई जो पेरीमीटर होता है आयत का वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और वो किसके बराबर दे रखा है, 28 के बराबर दे रखा है। तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 28, तो 2 से 28 कट गया 14 टाइम्स, तो एल प्लस बी बराबर आ गया 14। और लंबाई जो है, जो एल है, वो चौड़ाई की कितनी है, 5/2 गुने के बराबर है। तो आप ऑप्शन से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर होगा। तो पहला देखो एल प्लस बी 14, तो 9 और 5 14 होते हैं, ये संतुष्ट कर रहा है। 2 और 4 14 होते हैं, 7 और 6 13 होते हैं, ये नहीं कर रहा। और 11 और 3 14 होते हैं, ये भी कर रहा है। तो एक ऑप्शन तो इस वाले इक्वेशन से कट गया। दूसरा जो लंबाई है वो 5/2 इंटू चौड़ाई होनी चाहिए। तो जो 9 है वो 5/2 इंटू 5 के बराबर है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। जो 10 है, जो 10 दे रखा है, जो 10 है वो 5/2 इंटू 4 है क्या, देखना, ये कट गया 2 बार, और 5 दूनी 10 बराबर 10, ये है इसके बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा,
बी आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन ये आ गया, और ऑप्शन से देख लिया कौन सा ऑप्शन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लंबाई का मान यहां पर रख दीजिए, बी का मान निकाल लीजिए, फिर एल का मान निकाले, लेकिन अपने को समय बचाना है, इतना आप याद रखें। क्लियर? कोई पीएचडी नहीं करके आनी है पेपर में, बहुत कम समय में स्मार्ट वर्क करके क्वेश्चन करके आना होता है। तो सीधा सीधा मेरे को दिखाई दे गया एल प्लस बी बराबर 14 है, और जो लंबाई है वो 5/2 इंटू चौड़ाई होगा। तो इसका मतलब देखो सीधा सीधा जो चौड़ाई है उसमें 2 का भाग जाना चाहिए भाई, तभी तो एक पूरी पूरी संख्या आएगी। तो सीधा सीधा देखो ट्रिक क्या लग गई, जो चौड़ाई है ना उसमें 2 का भाग जाना चाहिए। तो मेरे को बताइए 5 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये कट गया। 7 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 3 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 4 में 2 का भाग जाता, तो मैं इसी को चेक करूंगा ना पहले, और यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। बता ले भाई, स्मार्ट वर्क आपको करना है, फिजिकल हार्ड वर्क आपको नहीं करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 देखें। एलजेब्रा का एक क्वेश्चन पूछा गया है, सिंप्लीफाई करना है मेरे को ना। उसने पूछा है सिंप्लीफाई कीजिए भाई लोगों, √50 प्लस √18 माइनस √8। ठीक है जी। तो 50 को अपन क्या ले सकते हैं, 25 इंटू 2 लिख लूं क्या, 18 को क्या ले सकता हूं, 9 इंटू 2 लिख लूं क्या, और 8 को क्या ले सकता हूं, 4 इंटू 2 लिख लूं क्या। अब 25 को बाहर निकालूंगा, रूट के बाहर निकालूंगा, तो 25 5 के रूप में निकलेगा और √2 अंदर रहेगा। 9 को बाहर निकालूंगा तो 9 किसके रूप में निकलेगा, 3 के रूप में निकलेगा, √2 अंदर रहेगा। और 4 को बाहर निकालूंगा तो √4 कितना होता है, 2 होता है, और √2 अंदर बच गया। अब मेरे को बताइए 5 √2 प्लस 3 √2, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5 और 3 कितना आ गया, 8 √2 आ गया, और ये 2 √2 चल ही रहा है। अब 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6 √2 बचेगा, नहीं बचेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 √2। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 29 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में। बता लें, डेली अपनी 10 बजे क्लास होती है बेटा, ध्यान रखें। तो आप डेली 10 बजे आ जाए करो। एडवांस मैथ्स के जो एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं कराता हूं, प्लस उसके साथ साथ अपन थ्योरी भी इसकी क्लियर करते चलते हैं। सभी से गुजारिश है कॉपी बनाइए, सारे फॉर्मूले एक कॉपी में उतारते जाइए, फिर लास्ट में मैं आपको एक फॉर्मूले की पीडीएफ फाइल दे दूंगा, उनको पढ़ जाना, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे आपके। क्लियर? बाधाएं आपका लास्ट तक आपके साथ बना रहूंगा, टेंशन ना करें, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटेगा एडवांस मैथ्स में, सारे क्वेश्चंस आप करके आओगे। क्लियर? क्योंकि एडवांस में से काफी स्टूडेंट्स को डर लगता है, पता नहीं क्यों डर लगता है बेटा, इससे सिंपल मैथ तो कोई है ही नहीं है बेटा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें। 81x² माइनस, सिंप्लीफाई करना है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 23। 81x² माइनस 49y² डिवाइड ऑफ 9x प्लस 7y, यही है। अब देखो नीचे 9 दे रखा है तो ऊपर में इसको 9x का होल स्क्वायर ले सकता हूं क्या। क्यों सोचा, क्योंकि नीचे 9 दे रखा है और नीचे 7 भी दे रखा है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, 7y का होल स्क्वायर भी ले सकता हूं क्या, बताइए जरा। अपॉन क्या चल रहा है, 9x प्लस 7y, यही तो चल रहा है देखो। अब मेरे को बताइए a² माइनस b² वाले फॉर्मूले से ओपन कर लूं क्या, तो a बराबर क्या मान लूं, 9x, और b बराबर क्या मान लूं, 7y। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे 9x प्लस 7y तो चल रहा है, ये से कट जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचा, 9x माइनस 7y तो बचा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 9x माइनस 7y, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 29 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में। अब देखो a² माइनस b² के फॉर्मूले के ऊपर अपन तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम कल किए थे, एक क्वेश्चन मैंने आज आपको कराया था, और ये आज का तीसरा क्वेश्चन है आपका। तो अगर आपको फॉर्मूले पता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। बता ले, अगर आप फॉर्मूला ना लगाना चाहो तो इसकी एक शॉर्टकट बताता हूं, और वो शॉर्टकट ऐसा है जो मोस्टली सभी क्वेश्चंस में लग जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपसे सिंप्लीफाई करने के लिए बोलेगा ना, ऐसे सारे क्वेश्चंस में लग जाता है। ये तो हो गया आपका मेथड,
सीधा सीधा शॉर्टकट क्या है वो देखो। अब शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखो जरा, आप x और y का मान रख दीजिए, कुछ भी x और y का मान आप कुछ भी रख दीजिए। तो सबसे बढ़िया देखो, मैंने y बराबर 0 सोचा। एक बात देखो, ध्यान से देखना एक बार जरा, y बराबर अगर मैंने 0 सोचता हूं तो ये 0 ये 0, 81 एक्स स्क्वायर बटे 9x बचा, तो x से x कट गया और 9 से 81 9 बार कट गया, तो 9x आना चाहिए। तो y बराबर 0 रखने से क्या आंसर आना चाहिए, 9x आना चाहिए। तो बताइए y बराबर 0 से 9x, देखो y बराबर 0 रखा तो इससे 9x आ रहा है, y बराबर 0 रखा तो इससे भी 9x आ रहा है, इसमें भी 9x आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन क्लैश हो रहे हैं। तो अगर y बराबर 0 से 9x ऑप्शन क्लैश हो रहे हैं तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, x बराबर 0 रख दो भाई, x बराबर 0 रख दो। तो अगर मैं x बराबर 0 इसमें रखता हूं तो बताइए जरा क्या आएगा, x बराबर 0 रख के बताइए मेरे को जरा भाई। किसी को भी आप एक को 0 कर दीजिए और ऑप्शन में 0 कर दीजिए, जो मैच हो जाएगा वही आंसर होगा। तो देखो अगर मैं y बराबर 0 किया तो दो ऑप्शंस क्लैश हो रहे हैं। अब मैंने क्या किया, x बराबर 0 किया तो ये 0 ये 0, तो क्या बच गया देखो, -49 y स्क्वायर बटा 7y। ये सब आप दिमाग में करोगे, आपको समझाने के लिए तो लिखना पड़ रहा है। y से y कट गया, ये से 7 बार कट गया, तो -7y आना चाहिए। तो मेरे को बताइए x बराबर 0 से -7y किस ऑप्शन में आ रहा है, वही आंसर होगा। तो देखो x बराबर 0 रखा तो 0 रखा तो ये प्लस का 7y आएगा, जबकि माइनस का 7y चाहिए। x बराबर 0 रखा तो देखो -7y इसी से आ रहा है, इससे तो आएगा ही नहीं, इससे आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। तो चाहे तो आप वैल्यू पुट करके भी ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। x बराबर 0 रखा तो y का मान देखिए, y का मान क्या आ रहा है। अगर दो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं तो y बराबर 0 रख के देख लीजिए और फिर x बराबर 0 रख के देख लीजिए, और जो मैच हो जाए वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये सबसे बढ़िया शॉर्टकट होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने लग जाते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप दिमाग में भी कर सकते हो। अब देखो दिमाग में कैसे करोगे, देखो अब स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी भाई। x बराबर 0 रखा तो -49 y स्क्वायर बटा 7y, तो यहां से 7 से 7 कट गया तो -7y आना चाहिए। तो y माइनस में देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही ऑप्शन हो गया, यही टिक हो गया, तो ये झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में लग जाता है, ध्यान रखें। आगे अपन बहुत अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाली ट्रिक है, वो मोस्टली सारे क्वेश्चंस में लग जाती है अलजेब्रा में। क्लियर? तो आप इस ट्रिक को याद रखें, बाकी जब जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं इस ट्रिक का यूज भी आपको करना और सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 में कल मैंने आपको टेबल बनाना सिखा दिया था और आशा करता हूं आपको याद भी होगी और आप सीधा सीधा इसका मान निकालें। मेरे से पूछा गया है साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30। आप जहां भी बैठे हो अपना आंसर बताएं, आपका आंसर क्या आ रहा है। खामोशी से नहीं बैठना है, मैथ हमेशा सॉल्व करने से होती है। -2 cos स्क्वायर 90 प्लस 1/24, ये क्वेश्चन है। अब सभी का मान रख दीजिए जो जो आपको टेबल में आता है। साइन स्क्वायर 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2 मैंने आपको बताया था, तो 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 45 का मान 1/√2 बताया था, 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 tan 30 का मान मैंने कल 1/√3 बताया था, इसका होल स्क्वायर, प्लस 1/2 साइन 90 का मान 1 बताया था और कॉस 90 का मान 0 बताया था और प्लस 1/24। तो सभी का मान सीधा सीधा रखना था। और मैंने कल आपको बोला भी था टेबल के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन हर पेपर सेट में पूछा गया था, और ये पेपर सेट है आपका 29 मार्च 2016 शिफ्ट 1 का पेपर है। क्लियर? तो आप टेबल तो याद करके जाइए, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, और 1/4 का गुणा 1/2 से करूंगा तो 4 दूनी 1/8, प्लस यहां से आएगा 4/3 प्लस 1/2, और ये तो हो गया 0 तो इसको तो हटाई दो, प्लस 1/24। अब मैंने क्या किया, 24 एलसीएम ले लिया, तो 8 या 24 एलसीएम सभी को लेना चाहिए। 3 × 24 तो 8 चौक 32, 2 × 12 24 और 24 एकम 24, तो 32 3 35 और 1 36 और 12 48/24।
ये से कट जाएगा 2 बार, तो आंसर भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, उतार लीजिए। तो सीधा सीधा आपको वैल्यू याद होना चाहिए, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली वैल्यू के ऊपर हमेशा पूछ रहा है वो ना, तो एनटीपीसी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो कल मैंने टेबल बता दी थी बनाना, तो आप एक पेज में उस टेबल को हमेशा अपने साथ रखें, जब भी क्लास होगी तो जिसको याद नहीं है वो टिप के एक बार कर लें, बाकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद भी हो जाएगी आपको ना। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 2, बता लें। बस आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, जहां तक मेरी आवाज आप पहुंचा सकते हो वहां तक आप मेरी आवाज को पहुंचाएं। जो भी आपके चाहने वाले हैं सभी को आप इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको हैंड टू हैंड मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसको इंपोर्टेंट डाल लेना, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं 8 और 6, तो विकर्ण D1 मैंने मान लिया 8 मीटर और विकर्ण D2 मैंने मान लिया 6 मीटर, और मेरे से पूछा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस, समचतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। तो ध्यान रखें, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आप याद भी रखें। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। याद रखें, सीधा 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, डी का मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो सीधा सीधा एरिया क्षेत्रफल को हमेशा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/2, D1 का मान कितना है 8 और D2 का मान कितना है 6, ये कट गया 4 बार, तो 6 इंटू 4 कितना आ गया 24। तो 24 स्क्वायर मीटर, देखो इसको हिंदी में लिखूंगा वर्ग मीटर, तो 24 स्क्वायर मीटर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन आया था 29 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में, बता लें। तो सीधा सीधा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हो सकता है वो आपको एरिया देके D1 देके D2 का मान पूछ ले, या एरिया देके D2 का मान देके D1 का मान पूछ ले, जबकि यहां पर D1 D2 का मान दे रखा है और एरिया पूछा है। तो समचतुर्भुज रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 8 इंटू 6, 2 से 8 कट गया 4 बार, 6 इंटू 4 कितना आ गया 24। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट प्रोबेबली एसएससी में भी आते हैं और रेलवे में भी आते हैं। इसको इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी कहीं ना कहीं 100% ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो आज की क्लास में इतना ही हम पढ़ेंगे आज। तो आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं एक बार बता देता हूं। जो मैंने आपको कल पार्ट 1 की वीडियो दी थी वहां हमने 1 से लेके 11 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज पार्ट 2 की वीडियो है, थंबनेल देखते रहिएगा, थंबनेल में लिखा रहता है पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज के थंबनेल में पार्ट 2 लिखा हुआ है। आज हमने 12 से लेके 25 तक क्वेश्चंस किए हैं। डेली अपनी 10 बजे क्लास होती है और इंजीनियर विशाल खंडेलवाल, ये मेरे टेलीग्राम का भी नेम है और ये मेरे चैनल का भी नेम है। मैं खुद एडवांस मैथ्स सिकवाल पब्लिकेशन की जो बुक है उसका ऑथर हूं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट करें, सारे क्वेश्चंस अपन एडवांस मैथ्स के करेंगे और चुटकियों में सारे क्वेश्चंस आपको करना सिखा दूंगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, प्लस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। डेली अपनी 10 बजे क्लास होती है तो आप 10 बजे मेरी क्लास में बने रहिए, प्लस साथ में कॉपी लेके बैठा करो। जो भी क्वेश्चन कराता हूं हैंड टू हैंड आप उसको अपने लेवल पे भी सॉल्व किया करो, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस करने से आती है। मैं हमेशा बोलता हूं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। क्लियर? तो बाकी हम कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।